वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्केनिक सीरीज़ की। वॉल्केनोस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है जिसमें हम वॉल्केनोस के जो अदर फॉर्म्स हैं, हमने कुछ फॉर्म्स तो देख लिए, इंट्रूसिव एक्सक्लूसिव हमने देख लिया, लेकिन उससे अलग भी कुछ फॉर्म्स जो बचे हुए हैं वो हम इसमें देखेंगे जो वॉल्केनो की वजह से फॉर्म होते हैं। ठीक है, मेजर वॉल्केनोज हम इसमें देखेंगे, मेजर वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ मेजर वॉल्केनोज सेट हैं। ठीक है, और उसकी वॉल्केनिक बेल्ट्स देखेंगे। वॉल्केनिक बेल्ट्स किसे कहते हैं कि जिस पूरे एरिया में वॉल्केनोज सेट होते हैं, ठीक है, उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं वॉल्केनिक बेल्ट। सबसे पहला टॉपिक है इसमें वॉल्केनो ट्रेंच। वॉल्केनो ट्रेंच क्या होता है? अकॉर्डिंग टू जॉन डेली, ए वॉल्केनिक ट्रेंच इज फॉर्म ड्यू टू दी सबडक्शन ऑफ क्रेटर। सबडक्शन ऑफ क्रेटर मतलब क्रेटर के दबने की वजह से। ठीक है, क्रेटर के सब जो क्रेटर दब जाता है उसकी वजह से जो आपका ट्रेंच, आपकी नाली जो बन जाती है, उसको हम बोलते हैं वॉल्केनो ट्रेंच। ओके, इट अकर्स, ये कब होता है? जब आपका वेंट जो होता है, जो ओपनिंग होती है वो आपकी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से क्रेटर फट जाता है। ओके, इसको हम एक वीडियो के हेल्प से देखेंगे। ये देखिए, ये वॉल्केनिक ट्रेंच का वीडियो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है क्रेटर का, और लास्ट में जाके क्या होता है, ये क्रेटर जो है फट जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे एशेस देख सकते हैं। ठीक है, ये मैग्मा जब ऊपर निकलता है क्रेटर एकदम से फट जाता है। ओके, इसी क्रेटर के फटने की वजह से वॉल्केनिक ट्रेंच बन जाती है। वॉल्केनोज को हमने अलग तरीके से भी क्लासीफाई किया हुआ है। हमने शुरू में देखा उनके मैग्मा के कंसंट्रेशन के ऊपर हमने वॉल्केनो को क्लासीफाई किया था, लेकिन हमारे पास और भी तरीके हैं वॉल्केनोज को क्लासीफाई करने के। ठीक है, हम उनके पीरियोडिसिटी, यानी कि वो उनका पीरियड क्या रहा है इरप्ट होने का, उनका पीरियड क्या रहा है फटने का, उसके आधार पे भी हम वॉल्केनोज को क्लासीफाई करते हैं। तो हमारे तीन तरह के वॉल्केनोज होते हैं: एक्टिव, डोरमेंट और डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ओके, एक्टिव वॉल्केनो कौन किसे कहते हैं? जो हमेशा उनमें से जो लावा है वो इजेक्ट होता रहता है, गैसेस और एशेस निकलती रहती हैं, है ना। और ये लगभग 500 हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेंगे। एट्रा एंड स्ट्रोम्बोली ऑफ मेडिटेरेनियन सी। स्ट्रोम्बोली इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में, ये वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनो है। ठीक है, ये वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनो है कोटोपैक्सी। माउंट एरेबस एंटार्क्टिका में, और बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार इंडिया में। ओके, तो ये कुछ वॉल्केनोज, कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे दिए हैं एक्टिव वॉल्केनोज के। ये जो वॉल्केनोज हैं ये हमेशा इनमें से लावा निकलता रहता है। नेक्स्ट है आपका डोरमेंट वॉल्केनोज। डोरमेंट वॉल्केनोज का मतलब होता है कि फ़िलहाल के लिए, डोरमेंट माने होता है शांत, फ़िलहाल के लिए जो है ये शांत पड़े हैं, लेकिन कभी ना कभी इनमें आपका लावा निकल रहा होगा, और आगे कभी भी निकल सकता है। ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो चुके हैं, अभी भी इनके अंदर मैग्मा जमा हुआ है, लावा कभी भी निकल सकता है। ठीक है, जिनकी आगे पॉसिबिलिटी हो दोबारा से इरप्ट होने की, उन वॉल्केनोज को हम बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज। ओके, तो इसमें जो डोरमेंट वॉल्केनोज हैं इनके कुछ एग्जांपल्स हैं: विसुवियस इटली, फिजियामू जापान, कराकटुआ इंडोनेशिया, और नारकोंडम अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडिया में। ओके, नेक्स्ट डेड एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। डेड एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो हम उन्हें कहते हैं जो परमानेंटली ख़त्म हो चुके हैं, अब उनमें से दोबारा कभी भी लावा नहीं निकलेगा, उनको डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: माउंट कीनिया, क्लिमेंजेरो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में, चिम्बोराजो इक्वेडोर में, पोपा म्यांमार में, और एकानकांगुआ एनिडीज माउंटेन्स में। नेक्स्ट है, एक टर्म आती है हमारी गीज़र्स। गीज़र्स क्या होता है? ये एक तरह के हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। हॉट स्प्रिंग्स मतलब पानी के गर्म धाराएं जो होती हैं, पानी की गर्म धाराएं होती हैं ये। ठीक है, जिनमें से गर्म पानी और वाटर वेपर्स समय समय पर निकलता रहता है। अब ये निकलता कैसे है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पानी भर जाता है। हम इसको एक डायग्राम्स की मदद से देखेंगे। ये देखते हैं हम यहाँ पे, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है अर्थ के अंदर, उसमें पानी भर जाता है, और वो सीधा वो जो ट्यूब है वो कहाँ तक जाती है? वो मैग्मा तक आपकी जाती है, यानी एस्थेनोस्फीयर तक अगर वो ट्यूब पहुँच रही है। और एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है? मैग्मा आपका भरा हुआ होता है जो कि गर्म होता है काफ़ी। ठीक है,
तो वो मैग्मा जो है उस पानी को हीट अप कर देता है, और उस पानी को हीट अप होने की वजह से वो ट्यूब से पानी भाप बन के, गैस बन के और पानी के रूप में बाहर निकलने लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पानी यहाँ से गीज़र से बाहर निकल रहा है। ये इसी पार्ट को हम बोलते हैं गीज़र्स। जहाँ पानी गर्म हो के बाहर निकलता रहता है उसको हम गीज़र्स कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग घरों में भी गीज़र्स यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ कर रहे हैं? पानी को गर्म करने के लिए। यहाँ पे भी क्या है, पानी गर्म हो रहा है लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस से गर्म हो रहा है। कोई भी अर्थ में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब जैसे दरारें आती हैं, दरारों में पानी भर गया और वो दरार बाई चांस जो है मैग्मा तक जा रही है, स्टेनोस्फेयर तक जा रही है। ठीक है, तो वहाँ से मैग्मा चैम्बर से वो हीट लेगा और वो पानी को गर्म करके ऊपर की तरफ निकालता रहेगा। ओके, गीज़र्स के कुछ एग्जाम्पल हैं आपके ओल्ड फेथफुल ग्रैंड गीज़र यूएसए में, और एसिलेसर यूएसए में। ठीक है, ये दोनों आपके जो हैं ग्रैंड गीज़र्स हैं जो आपके यूएसए में प्रेजेंट हैं। ठीक, यहाँ पे तो हमने देखा गीज़र्स में क्या देखा, हमारा पानी भी निकल रहा था, लेकिन सेम प्रोसेस से क्या होता है कि अगर केवल गैसेस और भाप निकले तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्यूमेरोल्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पानी निकलता है उसे पानी और भाप निकलता है उसे तो हम गीज़र्स कहते हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ गैसेस और भाप निकले, वाटर वेपर्स निकले, उसे हम फ्यूमरॉल बोलते हैं। अभी मैं हम उसको डायग्राम में देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो कटमई माउंटेन्स हैं यूएसए में, कोह सुल्तान ईरान में, और वाइट आइलैंड बे ऑफ प्लेंटी में, ये क्या है, ये आपके कुछ फ्यूमरॉल्स हैं। फ्यूमरॉल्स हम इसमें देख लेते हैं एक बार डायग्राम में। ये देखिए, ये फ्यूमेरॉल्स में से केवल स्टीम बाहर निकल रही है, यानी वाटर वेपर बाहर निकल रहे हैं, गैसेस बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको स्टीम गैसेस आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। ओके, और इसमें से गीज़र्स में से दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में गीज़र में और इसमें डिफरेंस क्या है, गीज़र में से पानी भी बाहर निकलता है और फ्यूमेरॉल्स में से केवल फ्यूमरॉल में से केवल फ्यूम्स यानी कि गैसेस और वाटर वेपर बाहर निकलती है। ओके, हम चलते हैं इसके वॉल्केनिक इरप्शन के पॉजिटिव इफेक्ट की तरफ। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है? वॉल्केनिक इरप्शन का सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट है कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हमें बना के तैयार करके देता है, जैसे कि आइलैंड्स हो गए, प्लेटोज हो गए, माउंटेन्स हो गए। ये बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ मिनरल्स है, सारे मिनरल्स हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं। तो जब मैग्मा बाहर निकल के आता है, ठीक है, तो मैग्मा के साथ मिनरल्स भी बाहर निकल के आते हैं, जो हमें नेचुरली अकरिंग मिनरल्स होते हैं वो हमें उससे मिल जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डायमंड माइंस है किम्बरलाइट रॉक्स साउथ अफ्रीका में। ठीक है, जनरेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, जो जियोथर्मल एनर्जी यानी कि अर्थ के अंदर जो हीट एनर्जी है उसको ये जनरेट करता है। और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको ठंडा रखा जाता है। कैसे ठंडा रखा जाता है? मान लो कि अगर आपने, जैसे आप कुकर में कुछ चीज़ें बना रहे हैं, अगर उसमें से सीटी में से भाप ना निकले, ठीक है, तो क्या होगा, कुकर फट जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा कि अगर अर्थ के अंदर से वॉल्केनिक इरप्शन ना हो तो अर्थ फट जाएगी, अंदर ही अंदर हीटअप होता रहेगा। और क्या होगा, जैसे कुकर एक टाइम पे फटेगा ज़्यादा हीटअप होने पे, इसी तरह से अर्थ का भी यही हाल होगा। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन भी करके रखते हैं। जैसे अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर इरप्ट हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि अर्थ को फटने से, अर्थ के साथ नुकसान होने से इनसे ये बचाते भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज। ये चीज़ हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉल्केनिक रीजन्स हैं आपके डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, 80% वॉल्केनोज आपके डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स के होते हैं, 15% जो वॉल्केनिक रीजन्स हैं वो आपके कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़ के होते हैं। बाकी आपके इंट्रा इधर उधर बाउंड्रीज से मिलके बन जाते हैं। जो 5% बचे हुए हैं वो इधर उधर की बाउंड्रीज से मिलके बनते हैं। हमारे पास जो है, हमारे पास 4 बेसिक बेल्ट होती हैं। वॉल्केनिक बेल्ट हम उसे कहते हैं जो जिस पूरे एरिए में वॉल्केनोज एडजस्ट हुए रहते हैं, है ना, वो एरिया आपका वॉल्केनिक बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, मैं अभी इसको डायग्राम में, मैप में दिखाऊंगा वॉल्केनिक बेल्ट्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है, सबसे पहली बेल्ट होती है आपकी सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट सबसे बड़ी बेल्ट है और सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज जो है आपको इसी एरिए में मिलते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट को। इसी को हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ठीक है, तो
ये जो है आपके डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स के ऊपर वॉल्केनोज मिलते हैं, और जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो जो है पैसिफिक प्लेट्स और अमेरिकन एशियन प्लेट्स के कोलिजन की वजह से होता है। ठीक है, जब पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन एंड एशियन प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, तब ये वॉल्केनिक इरप्शंस शुरू होते हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं आपके सर्कम पैसिफिक बेल्ट पे ही हैं। 2/3 जो वॉल्केनोज हैं वर्ल्ड के, वो कोस्टल रीजन्स में हैं, और वो भी पैसिफिक ओशंस के कोस्टल रीजन्स पे मौजूद हैं। पैसिफिक ओशन, आर्चिपेलागो एंड ओशियनिक आइलैंड्स। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोल देते हैं। इसी बेल्ट से क्या, ये बेल्ट कहाँ से शुरू होती है, एरेबस माउंटेन्स ऑफ एंटार्क्टिका। अभी हम इसको मैप में देखेंगे। एरेबस माउंटेन ऑफ एंटार्क्टिका एंड रन्स नॉर्थवर्ड थ्रू एनिडीज एंड रॉकीज माउंटेन्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये आपको क्लियर पोजीशन जो समझ आएगी इसकी पैसिफिक बेल्ट की, वो आपको किससे समझ आएगी, वो आपको मैप देखने से समझ आएगी, जो मैं अभी आगे आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। और at Alaska the belt turns towards eastern Asiatic coast to include the island arc and the festoons। festoons मतलब ये चारों मिलके जो है आपके festoons क्रिएट करते हैं, और इसमें और भी ज़्यादा हो सकते हैं। सकलिन, कंचटका, जापान एंड फिलीपींस, ये सब मिलके आपके पैसिफिक बेल्ट बनाते हैं। ठीक, आगे जाके ये प्लेट जो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में मर्ज हो जाती है ईस्ट इंडीज़ के साथ। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट इसी के बाद में शुरू होती है। और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का मतलब क्या होता है कि कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो ओशन वॉल्केनोज की बेल्ट हैं, कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो आपके ओशंस प्रेजेंट हैं, वॉल्केनोज प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको कहा है इन्होंने मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे होती हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे ये बेल्ट आपको पाई जाती है, और इसमें ये जो है बेसिकली आपकी अल्पाइन माउंटेन चेन्स मेडिटेरेनियन सी एंड फॉल्टी जोन्स ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका में मिलती है। इसका एग्जांपल भी हम मैप पे देखेंगे। एक होती है आपकी मिड अटलांटिक बेल्ट। जो बेल्ट आपकी अटलांटिक ओशन में मिले उसको मिड अटलांटिक बेल्ट कहते हैं। ये आपकी जो है अमेरिकन प्लेट जब वेस्ट की तरफ चलती है और यूरेशियन प्लेट जब ईस्ट की तरफ चलती है, तब ये आपके वॉल्केनिक बेल्ट क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज। इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज कौन से होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा प्लेट्स के बीच में वॉल्केनिक बेल्ट या वॉल्केनोज प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज। ओके, हम इसको अब कुछ मैप देखे लेते हैं इसके। ये देखिए, ये है आपकी सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ये आपके अंटार्कटिका से शुरू होकर पूरी की पूरी इस तरह घूम के कहाँ जाती है, इधर आपका अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, माउंट एरेबस जो है आपके अंटार्कटिका से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होने के बाद में ये नॉर्थ की तरफ जाके नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका से आपकी होती हुई आगे निकल जाती है, यहाँ तक ये आपकी बन जाती है। इसी को हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ओके, अब ये किसके साथ मिक्स होती है जाके, ये मर्ज हो जाती है जाके आगे जाके मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के लिए हम एक यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला डायग्राम सरकम पैसिफिक बेल्ट है। ठीक है, अब ये सरकम पैसिफिक बेल्ट जो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट मतलब कॉन्टिनेंट्स के बीच में, यहाँ पे कुछ वॉल्केनोज प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्केनोज आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्टिनेंट्स के बीच में इस एरिया में। ठीक है, एल्पाइन, यही मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है आपकी क्या कहलाती है, एल्पाइन हिमालयन बेल्ट भी कहलाती है। तो ये एल्पाइन हिमालयन बेल्ट यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये है आपकी अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। ये भी आपकी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का बेसिक मीनिंग क्या है, यानी कि जो वॉल्केनो बेल्ट आपकी कॉन्टिनेंट्स के बीच में हो उसे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंट के बीच में अल्पाइन हिमालयन बेल्ट आ रही है। एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे ये कुछ, यहाँ पे एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। साउथ अमेरिका के यहाँ कॉन्टिनेंट पे भी यहाँ पे ये आ चुके हैं कुछ वॉल्केनोज। ठीक है, दूसरी है आपका तीसरा आता है आपका मिड अटलांटिक बेल्ट। मिड अटलांटिक यानी कि जो अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है, ये आपका अटलांटिक ओशन, और ये आपकी मिड अटलांटिक रीजिया, मिड अटलांटिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज। ठीक है, चौथी है आपकी इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज। इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज मतलब जो आपके अलग अलग प्लेट्स पे, जैसे आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई,
ठीक है। साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, ठीक है। डिफरेंट बेल्ट्स पे जो आपको वॉल्केनोज मिलते हैं उसको हम बोलते हैं, उस वॉल्केनोज को हम क्या बोलते हैं, उस वॉल्केनोज को हम बोलते हैं इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज। इसका हम अभी एक मैप भी आगे देखेंगे और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन अब हम देखने जा रहे हैं कहाँ कहाँ वॉल्केनोज सिचुएटेड है। ओके, ये देख लीजिए, माउंट ओजस डेल सेलेडो अर्जेंटीना चिली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, चिम्बोरोजो इक्वाडोर में, पोपोकैटिपिटल मैक्सिको में, माउंट मोना लाओ हवाई आइलैंड में, माउंट कैमरॉन अफ्रीका, माउंट एरोबस रॉस एंटार्क्टिका, माउंट एटना सिली में। ये सारा आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। माउंट पीली मार्टिनिका आइलैंड, माउंट हेक्ला आइसलैंड, माउंट लेकी आइसलैंड, माउंट वेसुवियस गल्फ ऑफ नेपल्स इटली, स्ट्रोम्बोली लिपेरी आइलैंड इटली, माउंट कराकोटवा इंडोनेशिया, माउंट कटमई अलास्का यूएसए, माउंट रेनिर यूएसए, माउंट सस्ता यूएसए, फिजियामो जापान, माउंट ताल फिलीपींस, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस, मेयोन फिलीपींस, माउंट दामावंट ईरान, माउंट को ई सुल्तान पाकिस्तान, माउंट पोपा म्यांमार, माउंट एल्ब्रस जॉर्जिया, माउंट क्लिमेंजेरो तंजानिया, माउंट कीनिया। ओके, ये इसका मैप यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैप इसको लगाया है। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको वॉल्केनोज दिए हुए, माउंट लोआ, ईस्टर्न कर्नाटका, जॉन फर्नांडिस, क्रिस्टीना डा चुआ। ओके, ये हमारे वीडियोस और वॉल्केनोज दोनों यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारे आगे माउंटेन्स चलेंगे। ओके, थैंक यू।